नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में आपको देश और दुनिया कोरोना से जुड़े अपडेट और कारोबार और बाजार की तमाम खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर फैसला अब 24 जुलाई को आएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि 24 जुलाई तक वो पायलट खेमे के बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई न करें। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। आज दिन भर चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपने विधायकों का मनोबल ऊंचा करने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने विधायक दल की बैठक में अपने विधायकों को हार न मानने और डटकर खड़ा रहने के लिए भाषण दिया और इसका वीडियो भी मीडिया में रिलीज किया। गहलोत ने हाईकोर्ट के आदेश से पहले अपने विधायकों से कह दिया कि उन्हें कुछ दिन और होटल में रुकना पड़ सकता है। विधायक दल की बैठक के बाद अशोक गहलोत ने अपने निवास पर कैबिनेट की बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुनिया भर के लोगों को संबोधित करेंगे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह खास संबोधन कल रात 9 बजे होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राजदूत निकी हेली, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य, उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी बिना चूके रोजाना पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को तंज भरे अंदाज में गिनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। राहुल गांधी के तंज के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया है। जावड़ेकर ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी जी, आपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर भी आप ध्यान दें। फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश को गंवाना, अप्रैल प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह, जून चीन का बचाव करना, जुलाई राजस्थान में कांग्रेस पतन के कगार पर। पंजाबी और जाट समुदाय पर विवादित बयान देने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने सफाई दी है। सीएम बिप्लब कुमार देब ने कहा है कि अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उनकी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। देब ने कहा कि उन्हें दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से माफी मांगते हैं। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के रवैये से नाराज डॉक्टर्स और नर्स सड़क पर उतर आए हैं। आज डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल अधिकारियों ने सुबह 8 से 10 बजे तक प्रदर्शन किया। मेडिकल स्टाफ की मांग है कि किरण बेदी अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे। दरअसल 18 जुलाई को किरण बेदी कोरोना इंतजामों के निरीक्षण के लिए गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ असभ्य और धमकी भरा व्यवहार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने N95 मास्क को लेकर एक चेतावनी जारी की है। मंत्रालय का कहना है कि इससे कोरोना वायरस फैलने से नहीं रुकता। इस मास्क में छिद्रयुक्त रेस्पिरेटर लगे होते हैं जो कि कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत हैं, क्योंकि ये वायरस मास्क के बाहर आने से नहीं रोक पाता, ये मास्क वायरस को बाहर आने से। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। देश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,148 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि 587 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 11,55,191 पर पहुंच गई है। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अब तक 7,24,578 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, यानी सिर्फ 4,02,529 ही एक्टिव केसेस हैं। नेपाल सेना की ओर से देश की सीमा पर की गई गोलीबारी पर शिवसेना ने कहा है कि नेपाली बंदूकों की नलियां तत्काल तोड़ दी जानी चाहिए, नहीं तो ऐसे मामले हमेशा के लिए पाकिस्तान की तरह सिरदर्द बन जाएंगे। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि चीन भले ही लद्दाख में अभी भी चुपचाप बैठा हो, लेकिन भारतीय सीमाओं पर शांति न हो, इसलिए नेपाल और पाकिस्तान से गोलीबारी करवा रहा है। शिवसेना ने पूछा कि देश के शासक पाकिस्तान की गोलीबारी को रोक पाने में कब सफल होंगे। लगातार 5वें सत्र में बाजार में तेजी रही है। सेंसेक्स 511 और निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए और आज के कारोबार में ऑटो, बैंक, एनर्जी, मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर हैं हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 4 सेशन की तेजी में 6% से ज़्यादा चढ़ चुका है। RIL, HDFC, ICICI बैंक ने बाजार में आज जोश भरा। पूरे दिन तेजी के साथ कारोबार करने के बाद बाजार लगभग दिन की ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सोने चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है। सोने ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। MCX पर सोना आज 49,500 के पार निकल गया। आज सोने में 600 रुपये तक का उछाल आया। MCX पर चांदी भी 56,900 तक पहुंची। आज चांदी में इंट्राडे में 3,000 से ज़्यादा का उछाल आया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 9 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। कमज़ोर डॉलर, कोरोना केस और लिक्विडिटी बढ़ने से सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि सरकार इसके लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। योजना के मुताबिक सरकार बांस जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। ब्याज में छूट, क्रेडिट गारंटी और मार्जिन मनी सब्सिडी भी दे सकती है। पोर्ट्स के बंद होने वाले वेयर हाउस टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे। जी बिजनेस को खबर मिली है कि सरकार लेदर सेक्टर को लेकर गंभीर है और इसे उबारने के लिए बड़ी राहतों का ऐलान कर सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक लेदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4-5 क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। इन क्लस्टर्स में विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर भी जोर दिया जाएगा। डिजाइन डेवलपमेंट के लिए फंडिंग सपोर्ट भी सरकार की ओर से मिलेगा। साथ ही ब्रांड और प्रमोशन पर भी जोर दिया जाएगा। जून तिमाही में बजाज फाइनेंस का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 19.40% गिरा है। कंपनी का मुनाफा 1,195 करोड़ रुपए से गिरकर 962 करोड़ रुपए हो गया। जून तिमाही में कंपनी की आमदनी 6,648 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले 14.52% ज़्यादा है। नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट दिखी। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन राहुल बजाज ने इस महीने के अंत में कंपनी के चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया है। ग्लेनमार्क को कोरोना की दवा की कीमत को लेकर DCGI को नोटिस का जवाब दिया है। कंपनी का कहना है कि बाकी दवाओं के मुकाबले उसकी फेविपिराविर सस्ती और प्रभावी है। कंपनी ने बताया कि भारत में ये दवा जब लॉन्च की गई उस वक्त बाजार में इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट थी। कंपनी का दावा है कि दूसरे देशों की तुलना में ग्लेनमार्क ने भारत में फेविपिराविर की सबसे कम कीमत रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज IT कंपनी IBM के CEO अरविंद कृष्णा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। IBM ने भारत में बड़ी निवेश योजनाओं के बारे में साझा की बातें और आत्मनिर्भर भारत विजन में अपना भरोसा जाहिर किया। PM मोदी ने CEO अरविंद कृष्णा से कहा कि भारत में निवेश करने का ये अच्छा मौका है। भारत टेक सेक्टर में निवेश का स्वागत कर रहा है। PM ने कहा कि दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत में FDI का प्रवाह बढ़ रहा है। कोरोना की मार झेल रही एयरलाइंस जो हैं इंडिगो 10% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। कंपनी के CEO रंजॉय दत्ता ने कहा कि उन्हें अपने 10% कर्मचारियों को अलविदा कहना होगा। उन्होंने कहा कि इंडिगो के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा
जब कंपनी इतना कठिन कदम उठाएगी। दत्ता के मुताबिक 6 महीना पहले कंपनी ग्रोथ में की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस महामारी की वजह से उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। दत्ता ने कहा कि अपने कारोबार को बचाए रखने के लिए कुछ कुर्बानी देनी होगी। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दायर एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमसी बैंक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से 19 अगस्त तक अपना जवाब देने को कहा है। कोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया है कि जितने निवेशक हैं उन सभी को तुरंत पैसा दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि पैसा लौटाने का समय भी तय किया जाएगा। पीएमसी घोटाला सामने आने के बाद अब तक कई निवेशकों ने आत्महत्या कर ली है। रेलवे ने माल ढुलाई से अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाई है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक रेल मंत्रालय सभी जोन और डिवीजन लेवल पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाए हैं। ये यूनिट रेलवे के जरिए माल ढुलाई के नए रास्ते तलाश करेगा। हर जोन और डिवीजन के लिए बिजनेस एक्विजिशन प्लान तैयार करेगा। रेलवे ने माल ढुलाई कमाई को अगले 2-3 साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना से दिल्ली में हर महीने लगभग 72 लाख लोगों को राशन का फायदा मिलेगा। जिस दिन घर घर राशन योजना शुरू होगी उसी दिन दिल्ली में केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में करीब 24% आबादी कोरोना से संक्रमित या तो हो चुकी है या फिर अभी है। सीरो सर्वे में यह दावा किया है। यह सर्वे दिल्ली के 11 जिलों में 27 जून से 10 जुलाई के बीच किया गया। सर्वे में 21,387 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। सीरो सर्वे में ब्लड सैंपल के जरिए यह देखा जाता है कि क्या आम जनता में कोरोना वायरस के बाद शरीर में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सक्रिय हुए हैं या नहीं। इससे यह पता लगाया जाता है कि ऐसे लोगों में जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है उनमें भी कोरोना वायरस ठीक हो चुका है और उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी है। बारिश और बाढ़ ने देश के कई राज्य बेहाल कर दिए हैं। सबसे बुरा हाल असम का है, जहां 84 से ज़्यादा लोगों की अब तक बारिश की वजह से मौत हो गई है। बिहार के कई शहर और गांव बाढ़ में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा के लिए अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भूस्खलन हुआ है। हर की पौड़ी में बिजली गिरने से 80 फीट की जो दीवार थी वो ढह गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे। लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि श्री लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरण ने पिछली रात जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। नलिनी वेल्लोर जेल में बंद है, जहां उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। नलिनी को जेल के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां अब उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नलिनी ने साड़ी से जेल में खुदकुशी की कोशिश की। नलिनी के वकील के मुताबिक जेल में एक कैदी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। नेटफ्लिक्स भारत में बड़े स्टार्स के साथ डील साइन करने की तैयारी में है। शाहरुख खान के साथ कई सीरीज बनाने के बाद अब मल्टी प्रोजेक्ट डील के लिए आमिर खान से बातचीत चल रही है। पिछले 6 महीनों में ये एक फिल्म बनाने के लिए मल्टी ईयर डील करने के लिए कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं। हालांकि अभी आमिर को किसी कंटेंट में दम नहीं दिखा है। जैसे ही उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स पसंद आएंगे, इस बड़ी डील को आमिर लॉक करेंगे। कोरोना वायरस के कोहराम के 3 महीने बाद यशराज फिल्म्स और डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने तय कर लिया है कि अगस्त से उनकी फिल्म शमशेरा फ्लोर पर जाएगी। शमशेरा की शूटिंग 15 अगस्त या उसके बाद शुरू होने की उम्मीद है। फिल्म में रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर की खास भूमिका है। 18वीं सदी के बैकड्रॉप में सेट पर यह फिल्म एक डकैत की कहानी है जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा था। फिल्म में रणबीर
डबल रोल में दिखाई देंगे। कांटे, शूट आउट एट वडाला और काबिल जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले संजय गुप्ता की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मुंबई सागा की काफ़ी चर्चा है। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर ये फिल्म अभी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो सकती है। खबर तो ये है कि फिल्म के डिजिटल प्रीमियर के लिए मेकर्स ने अमेज़ॉन प्राइम से बात तक कर ली है। हालांकि फिल्म का 12 दिन का अभी बाकी है। फिल्म का 90% शूटिंग हो चुकी है और काफ़ी पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी हो चुका है। ऐसे में बाकी शूट पूरा कर इसे जल्द रिलीज़ किया जाएगा। सलमान खान की फिल्म राधे की रिलीज को लेकर बड़ी खबर हो सकती है कि ये फिल्म इस साल सिनेमा घरों में ना दिखे। जी हाँ, राधे जिसकी सिर्फ कुछ ही शूटिंग बाकी है, अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी। इस फिल्म को पहले इसी साल दिवाली पर रिलीज करने का इरादा था। फिल्म में सलमान के साथ दिशा पाटनी है और फिल्म का डायरेक्शन प्रभु देवा कर रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में अब 1-1 की बराबरी हो गई है। 5वें और आखिरी दिन 312 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 198 रनों पर सिमट गई। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैनचेस्टर में 24 जुलाई से खेला जाएगा। इंग्लैंड के जो बेन स्टोक्स हैं उन्हें मैन ऑफ द मैच खिताब दिया गया। स्टोक्स ने पहली पारी में 176, दूसरी पारी में 78 रन बनाए, साथ ही विंडीज के 2 विकेट भी चटकाए। दूसरे टेस्ट में जीत के साथ ही इंग्लैंड की टेस्ट रैंकिंग में सुधार हुआ है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम 186 अंकों के साथ चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पहला टेस्ट मैच जीतकर वेस्टइंडीज की टीम 8वें से 7वें पायदान पर पहुंची थी, लेकिन दूसरा टेस्ट हारने के बाद कैरिबियाई टीम की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज की टीम पिछड़ गई है। विराट कोहली और सौरव गांगुली की कप्तानी में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान का। पठान का कहना है कि विराट कोहली और सौरव गांगुली की कप्तानी बहुत कुछ एक जैसी है। एक आदमी जो अपने युवाओं को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हो। विराट कोहली में वो बात है कि वो युवाओं का समर्थन करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जैसा कि ऋषभ पंत के लिए उन्होंने किया। आईसीसी ने T20 विश्व कप को स्थगित करने के साथ ही आने वाले इवेंट्स के कार्यक्रमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें 2023 में भारत में आयोजित होने वाला वनडे विश्व कप को 8 महीने आगे बढ़ाया गया है। विश्व कप को अक्टूबर-नवंबर 2023 में कराने का फैसला किया गया है। इसका फाइनल मुकाबला 26 नवंबर 2023 को खेला जाएगा। इससे पहले इस टूर्नामेंट का आगाज़ 9 फरवरी 2023 को होना था और फाइनल मैच 26 मार्च को खेला जाना था। दूसरे हाफ के 3 मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल से यूवेंट्स ने लाजियो को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही यूवेंट्स सीरी ए खिताब की ओर मजबूती से आगे बढ़ गए हैं। रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन से मौजूदा सत्र में उनकी टीम तीसरी बार लाजियो के हाथों हारने से बच गई। इसके साथ ही रोनाल्डो प्रीमियर लीग, स्पेनिश ला लीगा और सीरी ए में कम से कम 50 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इटली में 51, प्रीमियर लीग में 84 और ला लीगा में 311 गोल दागे। इसी के साथ ये था आज का बुलेटिन। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, नमस्कार।